जय हिंद दोस्तों। सभी को वंदे मातरम। भारत माता की जय। और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं आज की वीडियो हम। और आज हम जो भूगोल में पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको भारत के बारे में, भारत का क्षेत्रफल, भारत के पड़ोसी देश और कर्क रेखा, भारत के राज्य, भारत की उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम की सीमाएं, उनके उत्तर पूर्वी पश्चिमी बिंदु, पड़ोसी देशों से संबंधित तथ्य, कर्क रेखा पर स्थित राज्य और भारत के जो 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको हम 6 जोन में बांटकर पढ़ेंगे। ये टॉपिक सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आराम से इत्मीनान से देखिए वीडियो। एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझाई गई है और ये उम्मीद करके समझाई गई है और ये समझ के, ये मान के समझाई गई है कि जो देखने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझना चाहते हैं, तो इनको बात बहुत आसान भाषा में सहजता के साथ में बताई जाएगी और बहुत आराम से आप देखिए, नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज ये टॉपिक है उसके बारे में पहले जाने थोड़ा। वो क्या कि हम भारत को पढ़ने जा रहे हैं, भूगोल के बारे में। तो भारत के पहले नामकरण के बारे में थोड़े से तथ्य जानेंगे 2 मिनट में, कि भारत का नाम और उससे संबंधित चीजें। तो पहला टॉपिक है हमारा नामकरण। नामकरण, भारत का नाम और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है उसे देखते हैं। तो जो हमारा नामकरण है, तो एक नाम है भारत का भारत, इसके ऊपर थोड़ी सी विचार करेंगे। एक भारत का नाम आर्यवर्त, एक भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान। भारत को इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया। अब इन 4 नामों के बारे में हम जानेंगे, क्या इतिहास रहा और क्या इनसे संबंधित तथ्य रहे। तो पहले भारत के नाम को एक्सप्लेन करते हैं। पहला नाम, जो ये पहला नाम है इसे देखिए। अब ये जो भारत नाम है, भारत नाम के पीछे 2 तथ्य हैं, 2 मान्यताएं हैं। क्या? ऋग्वैदिक काल में, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में जो आपको 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व के मध्य आपको मिलता है। इस ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे कबीले होते थे और उनसे बड़ी इकाई होती थी जन। इस तरह से जन एक इकाई थी समाज की। इससे एक बड़ी इकाई आगे चल के उत्तर वैदिक काल में हुई जनपद, और फिर उन्हीं को मिला के उत्तर वैदिक काल के बाद हुए महाजनपद। तो एक जन है, बहुत सारे परिवारों को मिलाकर एक जन हुआ था। अब ये परिवार क्या है? जैसे मान लीजिए एक परिवार ये है, एक परिवार ये है, ए परिवार, बी परिवार, सी परिवार, तो इनको मिलाकर जो है जन बनता था। अब एक जन था ऋग्वैदिक काल में, इस पीरियड में, उस जन का नाम था भरत। भरत जन। भरत के नाम पर ऐसी मान्यता है कि भरत जन के नाम पर नाम पड़ा भारत। एक तो भारत इस तरह से। दूसरा, एक मान्यता है कि हमारा एक 18 पुराण है टोटल। दूसरी मान्यता जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में एक पुराण है वायु पुराण।
वायु पुराण। वायु पुराण, वायु पुराण के अंदर दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, उनका उल्लेख है। दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के एक पुत्र हुए, उन पुत्र का नाम था भरत। तो ऐसा भी माना जाता है लोगों के द्वारा कि वायु पुराण जो है, 18 पुराणों में एक वायु पुराण है। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के जो सुपुत्र हुए, जिनका नाम था भरत, उन भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। अब इसका अर्थ बताते हैं। ये तो नामकरण हुआ, इस शब्द के पीछे मान्यता। एक मान्यता ऋग्वैदिक काल में एक जन था भरत जन, इसके पीछे, और एक पौराणिक मान्यता है दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। अब इस शब्द का अर्थ समझते हैं। अर्थ में कुछ विद्वान कहते हैं जो भा में रत है, रत मतलब रता हुआ, रझा हुआ, मग्न होना। भा मतलब अपनी आभा, अपनी चमक, अपने ज्ञान में जो रत है उसे कहते हैं भारत। इसका कुछ विद्वान इस तरह से भी इंटरप्रिटेशन करते हैं, अर्थ बताते हैं। तो भारत क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। देखिए अब आर्यवर्त, किस तरह से नाम पड़ता है आर्यवर्त? दूसरा नाम आर्यवर्त जो नाम है, शब्द है आर्य से बना हुआ, आर्य और वर्त, भूमि या निवास स्थान, निवास स्थान या भूमि। वर्त का माने निवास स्थान या भूमि। आर्य उच्च कुल का, उच्च कुल का या श्रेष्ठ कुल का, श्रेष्ठ कुल का। भारत में आर्य आकर बसे, एक मान्यता ये भी है। लेकिन जो भारत में ही मूल आर्यों को मानते हैं, उनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। लेकिन एक मान्यता मध्य एशिया से भी कहती है। वो इतिहास में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये बताता हूं कि आर्यों के नाम से इसका नाम आर्यवर्त पड़ा। आर्यवर्त मतलब आर्यों का निवास स्थान। ये दोनों नाम आर्यवर्त और भारत, ये प्राचीन काल के हैं हमारे। अब तीसरे नाम पर आते हैं, जो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम है, उस नाम को फारसियों ने दिया, फारसी। इसके पीछे एक मान्यता मैं आपको बताता हूं। देखिए ये हमारा गुजरात का क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत, और जब इससे इधर आओगे तो ये राजस्थान का क्षेत्र, कश्मीर का एरिया, और ये हमारा पूर्वोत्तर वाला भारत का क्षेत्र। ये वाला भाग, इससे इधर पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, इतना भाग, यहां श्रीलंका, ये ईरान। अब ईरान का जो भाग है आज का, इतना भाग, लगभग इतना क्षेत्र मान सकते हैं ईरान, यह है ईरान। ईरान, और इधर जब नीचे की ओर आओगे आप तो ये अरब का प्रायद्वीप है, इतना क्षेत्र। ये अफ्रीका वाला एरिया आ जाता है इधर, यहां तुर्की का प्रायद्वीप, इतना भाग, ये ब्लैक सी, डार्डनल स्टेट, ये वाला क्षेत्र। ईरान का पुराना नाम था फारस।
पारस। अब जब फारसी लोग यहाँ सिंधु नदी के क्षेत्र में, ये सिंधु नदी वाला एरिया है, सिंधु नदी का रीजन है ये इतना, सिंधु नदी के क्षेत्र में जब व्यापार करने के लिए आते थे ईरान के लोग, तो फारसी लोग इस सिंधु नदी को सैको है कहते थे। किसी भी लैंग्वेज में वो सैको है कहते थे। अब सिंधु नदी के क्षेत्र में जब आते थे सिंध, अब यहाँ पे एक प्रांत भी पड़ता है सिंधवा के नाम से, यहाँ पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है इधर, और ये सिंध का क्षेत्र है इतना। सिंधु नदी को वो सिंध प्रांत के क्षेत्र के नाम से जानते थे, सिंध या हिंद। सिंध को हिंद कहते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सैको है कहेगा तो सिंध को हिंद बोलेगा। अब इस तरह से हिंद से नाम स्थान मतलब पैलेस जुड़ गया शब्द, तो शब्द बना हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान नाम जो है ये मध्यकाल का है, मध्यकाल, ये मध्यकाल का नाम है। इतनी बात क्लियर है। अब इंडिया नाम पर आते हैं। इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडिया नाम यूनानियों द्वारा दिया गया है, जो यूनानी लोग हैं। अब यूनान कहाँ? यूरोप में जो ग्रीस का क्षेत्र है, ग्रीस, मकदोनिया जिसे मैसिडोनिया बोलते हैं, और कोसोवो, क्रोएशिया, सर्बिया, ये वाला जो क्षेत्र है ये यूनान का क्षेत्र कहलाता था। यूनान के लोगों ने हमें इंडिया नाम दिया। यहां पे क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब भारत के 4 नाम हमने देखे, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। अब आते हैं भूगोल में जो आज हमें चीजों का अध्ययन करना है उनके ऊपर। देखिए, सर्वप्रथम भौगोलिक अवस्थिति भारत की, तो हम पढ़ेंगे पहले भारत की भौगोलिक अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब होता है लोकेशन। जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति है, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये हमारा भारत, और मानचित्र से समझाएंगे, बहुत आराम से समझिए। ये गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी का क्षेत्र, ये मुंबई, और ये हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र, ये आपकी मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, चिल्का झील, महानदी का डेल्टा, स्वर्णरेखा का डेल्टा, और बांग्लादेश का क्षेत्र वर्तमान में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कीवीथू, अरुणाचल प्रदेश का विस्तार, तवांग क्षेत्र, सिक्किम, नेपाल, ये इधर राजस्थान का क्षेत्र है, ऊपर जम्मू कश्मीर, ये हमारा उत्तराखंड, ये वाला एरिया। अब ये हमारा भारत है। अब इसके विस्तार के बारे में हम जानेंगे, इसके अध्ययन, किसका अध्ययन करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, इससे इधर का जो क्षेत्र है यहां, ये पाकिस्तान है, इतना भाग। इससे इधर
इतना भाग जो है इसे अफगानिस्तान कहते हैं। इतना भाग ये नेपाल का है, और ये जो एरिया है ये भूटान का है। इतना भाग है भूटान। ये बांग्लादेश है, और यहां से ऊपर की तरफ चीन, यहां से यहां तक, और इतना क्षेत्र जो है वो म्यांमार का है। नीचे ये श्रीलंका। भारत में जब आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको एक द्वीप मिलेंगे। द्वीप कैसे द्वीप मिलेंगे? ये हमारे नाम सुना होगा आपने, अंडमान और निकोबार जो क्षेत्र है हमारे, उनके बारे में। अंडमान निकोबार, यहाँ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, सेंटिनल द्वीप, छोटे छोटे द्वीप है, बैरन द्वीप है, और फिर 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री, और यहाँ छोटे द्वीप हैं, ये ग्रेट निकोबार। यहाँ लक्षद्वीप है। अब इनसे संबंधित जो डाटा है उसे देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिए, देखेंगे। अब यहां पे मैं एक लिख रहा हूं, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इधर लिस्ट बना देते हैं इतने कॉलम में। ये पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान से आप देखोगे तो आप यहां से जो इतना बॉर्डर है ये वाला, यहाँ इतना क्षेत्र, बस यहां से लेकर, और ये आपका जो बॉर्डर है टोटल, इसकी लंबाई अगर आप देखोगे तो 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से भारत का बॉर्डर है। अब ऊपर की तरफ देखो यहां, तो इतना बॉर्डर जो है ये जो दूसरा क्षेत्र है आपका, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा अगर किसी देश की लगी है तो वो अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ये जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहते हैं, जो भारत का ही भाग है, इसकी जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। आगे जब हम कश्मीर पढ़ेंगे डिटेल से, स्पेशली कश्मीर का नक्शा, तो बाल्टिस्तान को पढ़ूंगा। तो बाल्टिस्तान का क्षेत्र यहाँ 106 किलोमीटर का बॉर्डर है ये वाला। अब इसके आगे जब ये चलोगे तो इतना, यहां से लेकर ये वाला बॉर्डर, यहां पे ये समाप्त है नेपाल, फिर यहां लगा है और फिर यहां लगा है। ये तीसरा नंबर, ये 3 नंबर डालना है हम चीन को। चीन से जो हमारी भारत की सीमा लगती है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। अब इसके बाद में नेपाल का क्षेत्र है, इसे 4 नंबर डाल रहा हूं मैं। नेपाल, नेपाल से भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ उत्तराखंड मिलेगा आपको, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, यहाँ सिक्किम है। टोटल आपके जब राज्य पढ़ेंगे तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये नेपाल का क्षेत्र है इतना। और नेपाल से जो भारत की सीमा लगती है उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। अब इतना जो क्षेत्र है यहाँ, ये एक देश है, इसे हम 5 नंबर डाल देते हैं। इसका नाम है भूटान। भूटान दूसरे नंबर पर सबसे कम सीमा भूटान से लगती है, उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। आगे जब चलोगे इस क्षेत्र में,
तो यहां से इतना और इतना क्षेत्र, ये म्यांमार का क्षेत्र है। छठा देश म्यांमार लिख रहे हैं हम, म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। और बर्मा जो शब्द बना है वो ब्रह्म देश से बना है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा और बर्मा का पुराना नाम है ब्रह्म देश। 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार से भारत का। ये जो 7वां देश है हमारा, इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, ये बांग्लादेश। इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। अब भारत से टोटल जो पड़ोसी देश लगते हैं स्थलीय सीमा, केवल स्थलीय, उनकी संख्या 7 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश तो है लेकिन स्थलीय सीमा नहीं लगती है, यहां से अलग है। यहां पर जल राशि है। जब मैं आपको पाक जल संधि पढ़ेंगे तो यहां जानेंगे कि किस तरह का क्षेत्र है, विस्तार से केवल इसी चीज का नक्शा बनाएंगे। अब जब इन 7 देशों को आप इनका बॉर्डर जोड़ते हैं सबका, तो 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। अब 1 नंबर से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 15,106.7 किलोमीटर। अब इस कॉलम से क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे कम सीमा किसकी लगी है, अफगानिस्तान। सबसे अधिक किसकी है, बांग्लादेश। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। दूसरा, 4 देशों का नाम दे देता है और उन्हें क्रम से लगवा लेता है। जैसे क्या, मैं आपको बताता हूं कि एक नाम दे देगा ए, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, इस तरह से दे देगा। नेपाल, म्यांमार, म्यांमार और पाकिस्तान, और आपको दे देगा चीन। अब ना तो बांग्लादेश देगा क्योंकि बच्चा जानता है कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा लगती है, ना अफगानिस्तान देगा, बीच में से उठा के दे देता है। तो जब तक आपको इनका एक्यूरेट फिगर नहीं पता, आपको इन क्रम से नहीं लगा सकते इन्हें। अब जैसे इनमें नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान और चीन, इनमें से सबसे ज्यादा किसका बॉर्डर है भारत के साथ साझा, चीन का, उसके बाद पाकिस्तान का। नेपाल और म्यांमार, नेपाल का ज्यादा है, म्यांमार का कम है। तो इस तरह से इनका क्रम हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। जब तक आप इन्हें बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे एक एक चीज को, तो एग्जाम की जो क्वेश्चन है वो आप नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं इस चीज को, ध्यान दीजिए। अब हम समझेंगे भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में। ये तो हो गए हमारे पड़ोसी। देखिए, पड़ोसी देश, आप जितनी बार आप भारत का नक्शा बनाओगे खुद से, उतनी बार ये याद होता रहेगा। आपको पता होगा कि ज्योग्राफी जो है, भूगोल, उससे जब हम बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी का विषय है, इसे आप प्राइवेट नहीं कर सकते। और
एमए का भी यही हिसाब है, प्रैक्टिकल विषय है। तो इस प्रैक्टिकल विषय को प्रैक्टिकल ही पढ़ा जाता है, नक्शा देखने से नहीं आएगा कि किस तरह से बनाया गया है, इस तरह से नहीं आएगा। जब तक आप उसे खुद से कॉपी पे नहीं बनाओगे, जमाओगे, तब तक वो नहीं आता, समझ में आता ही नहीं है। आप उसे बनाएंगे तो आपको जब जिस तरह से इसे कर्व बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला कर्व जो है वो तमिलनाडु में है। अब ये जो दो चीजें बनाई हैं, ये कृष्णा गोदावरी के डेल्टा हैं, ये चिल्का झील है उड़ीसा वाली, महानदी का डेल्टा। तो जब इस तरह से आप बनाते हैं तो आपकी मैप में ऑटोमेटिकली कमांड हो जाती है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। फिर ये त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र बना रहे हैं हम, देखो त्रिपुरा, और फिर ये मिजोरम, तो खुद से बनाएं। और पहली बार में नक्शा बेकार बनता है, और जब अभ्यास करते रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। तो घबराए ना, और प्रयास करने की जरूरत है बस, सब हो जाता है। अब देखिए, शुरू करते हैं अगली चीज। क्या पढ़ेंगे अब पॉइंट पढ़ेंगे। हमारे भारत का ये सबसे उत्तरी बिंदु है और ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर बात करूं तो दक्षिण में ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी के नाम के पीछे भी इतिहास है कि किस तरह से नाम पड़ा इसका। बहुत डीप तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार रफली बता देता हूं जिससे आपको पता लग जाए। आध्यात्मिक कहानी ये है, क्योंकि भारत तो वेदों की, पुराणों की भूमि रही है प्राचीन काल में। यहां दक्षिण भारत में, इस जगह तमिलनाडु में, पार्वती जी का मैका था, शिव की जो पत्नी है पार्वती। और पार्वती जी के मैके का नाम, उनकी मम्मी उन्हें प्यार से मैना और उनके पिताजी कन्याकुमारी के नाम से बुलाते थे। कन्याकुमारी माता पार्वती का नाम है। अब इस कन्याकुमारी को जो यूरोपियन लोग हैं, वो अपनी बुक्स में, अपनी ज्योग्राफी की बुक में, या आप गूगल मैप पे भी देखोगे, या एटलस में, जो अंग्रेजी वाली एटलस है, तो इस कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी लिखा हुआ है। केप कैमोरिन, कैमोरिन। अब केप बेसिकली अंतरीप को कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है केप। किसी भी महाद्वीप के कोने को या छोर को केप कहा जाता है। और कन्याकुमारी के लिए शब्द आया कैमोरिन। इसे कुमारी अंतरीप भी कह देते हैं, क्योंकि केप माने अंतरीप, कुमारी अंतरीप, अंतरीप। कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, कुमारी अंतरीप, इस पॉइंट के नाम है। अब ये जो पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी, स्थलीय दक्षिणी, ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। ठीक, अब आगे देखें। ये सबसे उत्तर में जो छोर है आपका, ये इंदिरा कोल है, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य में और आज वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। इसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। पहले इनके नाम जानते हैं, फिर लोकेशन जानेंगे कि कितने डिग्री पे है। अब आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ये भारत का जो ये वाला क्षेत्र है। अच्छे से बना देता हूं तुम समझ पाओ। ये भूटान वाला क्षेत्र है, तवांग वाला, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला भाग थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये वाला हिस्सा। अब इतना ऊपर जो भाग है ये चीन का है। अरुणाचल प्रदेश का ये भाग है इतना,
अरुणाचल प्रदेश में यहां पर ठीक इस जगह एक जगह पड़ती है, उसका नाम है कीबीथू। कीबीथू ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे पूरब का क्षेत्र है। 4 दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो सबसे पूरब में अगर मैं देखूं, यहां से लाइन इस तरह से सीध लेकर, तो सबसे पूरब का क्षेत्र ये है कीबीथू। और कीबीथू म्यांमार से सीमा लगाता है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु है। कैसा बिंदु है? पूर्वी। ये दक्षिण में है, तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु है स्थलीय। हाल तो सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में, निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार के भी दक्षिणी में, उसका नाम आप जानोगे इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को एक नाम से और भी जाना जाता है, पिगमेरियन पॉइंट भी कह देते हैं उसे। वो आगे जानेंगे हम द्वीप में, लेकिन अभी सुनो। अब अगली चीज क्या है? अब ये जो गुजरात का क्षेत्र है हमारा, इस गुजरात के क्षेत्र में आगे की ओर इस तरह से कटा हुआ भाग देखेंगे आप गूगल मैप में जब जूम करोगे, तो कुछ ये भाग है, मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से बना हुआ है, और ये गुजरात का काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप, इसी क्षेत्र को मैंने बड़ा करके बना दिया है थोड़ा यहां। अब ये जो भाग है इसे कह देते हैं क्रिक। अब क्रिक सोते को कहा जाता है, सोता, पानी का सोता। इसे सर क्रिक भी बोल देते हैं, सर क्रिक, फेरी क्रिक। आप जब गूगल गुजरात का भूगोल पढ़ाएंगे तब और डिटेल से इसके बारे में खास बातें बताएंगे। यहाँ पे क्या उद्योग का क्षेत्र है, कौन से रसायन यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो क्षेत्र है, इतना हिस्सा, इसका नाम है गोहर मोता। एक नाम, कुछ किताबों में गोर मोती भी लिखा हुआ है, गोहर मोता या गोर मोती। तो ये वाला क्षेत्र है गोहर मोता। क्लियर? अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु हुआ कन्याकुमारी, केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप तमिलनाडु में। सबसे पश्चिमी बिंदु ये है, ये भी है लेकिन ये अंदर है। अगर ये सीध में देखो आप, तो इस तरह से सीध में, तो ये वाला क्षेत्र अंदर है और ये बाहर है, पश्चिमी बिंदु। अब इनके लोकेशन के बारे में जानिए। देखिए, जो इंदिरा कोल है आपका, वो 37 डिग्री, ये डिग्री है, और 6 मिनट। इस 6 के ऊपर इस तरह से साइन अगर लगा देता हूं मैं, तो ये मिनट का साइन है। और अगर एक और लगा दिया तो इसे 2 को मैं सेकंड पढ़ूंगा। तो अगर ये 2 लगा दिए तो इसका मतलब हो गया 6 सेकंड, और 1 रहने दिया तो इसे कहते हैं मिनट। तो 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये 37 डिग्री 6 मिनट है क्या? तो ये है आपका उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। अक्षांश और देशांतर के चैप्टर में और अच्छे से जानेंगे कि उत्तरी अक्षांश किस तरह से बटा है। कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी की जो ये लोकेशन है उसे कहते हैं 8 डिग्री और 4 के ऊपर ये इस तरह से डैश। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर? यहां लिख भी दे रहा हूं, ये मिनट कहते हैं इसे। अब कीबीथू, अगर आप कीबीथू देखो तो कीबीथू आपका है 97 डिग्री 25 मिनट। यहां आपको मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट कीबीथू। ये भी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। लेकिन कीबीथू जो है ये पूर्वी देशांतर है।
पूर्वी देशांतर। गोहर मोती की बात करते हैं। कपड़ा हमारा ये रहा, गोर मोती या गोहर मोता। गोर मोती, गोर मोती या गोहर मोता, गोहर मोता कहां पे है? ये क्षेत्र गुजरात का है, इतना गुजरात। अब गुजरात में भी कहा? तो ये कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ जिला। हाँ, तो कच्छ शब्द का अर्थ भी बताएंगे जब गुजरात पढ़ाएंगे कि कच्छ शब्द का क्या अर्थ है। अब लोकेशन क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर हुआ? अब आगे देखें, ये टोटल भारत का जो अभी हमने देखा, पहले पड़ोसी देश और फिर उत्तर पूर्व पश्चिम आपकी दिशाएं हो गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे जो भारत का गोलार्ध है उसके बारे में जानेंगे, और कर्क रेखा के बारे में हम जानेंगे कि भारत की जो कर्क रेखा है वो कहाँ है और किस प्रकार से काम करती है। ध्यान दें, गुजरात का क्षेत्र, सर्करिक, ये कच्छ, कच्छ की खाड़ी, काठियावाड़ प्रायद्वीप, दक्षिण भारत, पाक की खाड़ी, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा, चिल्का झील, महानदी डेल्टा, बांग्लादेश का क्षेत्र, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तवांग का क्षेत्र, भूटान, सिक्किम, थार का क्षेत्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का बॉर्डर, हिमाचल, उत्तराखंड और ये फिर से नेपाल। अब ध्यान से सुने क्या क्या और हमें आगे पढ़ना है। देखिए, नक्शे को जब बनाते हैं आप तो उसमें एक चीज, मतलब कभी इधर से नीचे हो जाएगा, कभी ऊंचा हो जाएगा, तो आप एक चीज याद रखिए, ध्यान रखिए, त्रिपुरा की और मिजोरम की और ये कच्छ की एक सिदाई रहे। मतलब ये आपकी जो बीचों बीच से जाती है इसे कहा जाता है मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, मकर रेखा कह रहा हूं, कर्क रेखा। इस तरह से अब ये कर्क रेखा जाती है भारत से। कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कर्क, कैंसर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन। इस विषुवत रेखा के संबंध में कोणीय दूरी 23.5 डिग्री उत्तर में, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री कोणीय दूरी, इसे मकर रेखा कहते हैं। अब चूंकि भारत से ये कर्क रेखा जाती है तो भारत इस रेखा पर कहीं होगा। अब इसके भी दो भाग कर लेते हैं, तो इन दो भागों में भारत इधर वाली साइड है
तो भारत इधर स्थित है, यहां। इसे ही कह देते हैं कि भारत पूर्ण रूप से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसे कह देते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कि पृथ्वी पर अगर भारत को जानना है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध, गोलार्ध मतलब अर्ध गोला, गोले का आधा। इस तरह से उत्तर में हो गया और इस तरह से पूर्व में हो गया, तो शब्द बना उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये वाली बात क्लियर हुई, भारत कहां पे। अब आगे जानो। देखिए, हमारी ये जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब इन 8 राज्यों को देखते हैं हम। यहां पर सबसे पहले जो राज्य है इसे लिख देते हैं 1, ये है गुजरात। गुजरात। अब पश्चिम से प्रवेश कर रहे हैं हम, तो पश्चिम में सबसे पहले गुजरात है। अब गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में। तो इतना क्षेत्र गुजरात का है। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर ये है गुजरात के क्षेत्र में। गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में गांधीनगर। गांधीनगर क्लियर है यहां तक? एक। अब दूसरे नंबर पर अगर देखूं तो फिर आता है यहां पर राजस्थान का क्षेत्र। राजस्थान। अब राजस्थान की राजधानी है जयपुर, आप जानते हैं। जयपुर। जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यहां। ये जयपुर है। यहां दिल्ली है इस जगह, ये जयपुर है। यहां जैसलमेर है, ऊपर हनुमानगढ़ और गंगानगर है यहां। ये जयपुर हो गया। अब दूसरा राज्य हुआ पश्चिम की ओर से चलने में राजस्थान। अब तीसरा नंबर, यहां पर जब आओगे तो आपको पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल। अब भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। ये भोपाल है। तो 3 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। थोड़ा दक्षिण में ही बना देते हैं, ठीक। अब चौथा राज्य। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। राजधानियों का, शहरों के नामकरण की अभी प्रथा चल रही है, तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अब रायपुर ऐसा नहीं है कि भोपाल की सिदाई में, रायपुर और भी थोड़ा दक्षिण में। यहां जब हम स्पेशली छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये छत्तीसगढ़ है। इतना क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ का है। जब हम स्पेशल छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे ना, तब आपको मैं रायपुर और रायपुर से संबंधित इतिहास बताऊंगा। यहां है रायपुर और यहां से जाती है, लगभग यहां से जाती है कर्क रेखा। ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो कई बार ये जो पॉइंट है आपके, जो मैं बना रहा हूं, आपको शहर दे देगा, 4 शहर, और उन्हें पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगवा लेगा।
या दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगवा लेगा 4 शहरों को देकर, या इस तरह से पूछ लेगा कि निम्नलिखित 4 शहरों में कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में है या कौन सा कर्क रेखा के निकट है। अब इस चीज को ही अगर पूछ ले यहां से, तो भोपाल जो है वो कर्क रेखा के ज्यादा निकट है बनस्पत कंपेयर टू रायपुर के, जयपुर के और गांधीनगर के। आगे चलते हैं। 5वां जो राज्य है हमारा यहां पर, वो आपको पड़ेगा झारखंड। झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। अब रांची को अगर आप ध्यान से देखें तो रांची ना तो उत्तर में है ना दक्षिण में है, रांची शहर कर्क रेखा पर है, एग्जैक्ट कर्क रेखा पर। अब यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से मतलब कितने राज्यों से कर्क रेखा जाती है, 8 राज्यों से, और किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर है, तो झारखंड की राजधानी रांची। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जामों में कई बार आया। अब जब आगे बढ़ोगे यहां से तो आपको मिलेगा, यहाँ पे एक राज्य मिलेगा, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, इतना हिस्सा पश्चिम बंगाल। अब एटलस में जब देखेंगे ना तो ये पश्चिम बंगाल, इतना भाग, ये वाला भाग, ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी यहां है कलकत्ता। कलकत्ता कर्क रेखा के दक्षिण में है, यहां इस जगह एकदम, ये कलकत्ता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। ये 6 नंबर यहां लिख देता हूं हम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता, कलकत्ता दक्षिण में। अब ध्यान से देखो तो अब पश्चिम बंगाल के बाद में जो कर्क रेखा है वो बांग्लादेश में आ गई है। तो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा भारत को कितनी बार काटती है, कर्क रेखा भारत को कितनी बार काटती है, यहां डिटेल में बताता हूं। यही क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि भारत को कर्क रेखा कितनी बार काटती है, बिना एटलस लिए अगर बैठोगे तो इसका आंसर 2 बताओगे, जो कि गलत है। भारत को कर्क रेखा 3 बार काटती है। अब कहां से कहां काटती है और ये कैसे है, तो एक बार तो यहां से यहां हुआ, गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल सब बाहर निकलती है। गुजरात में प्रवेश करा, पश्चिम बंगाल में बाहर निकली, ये एक बार हुई। अब ये त्रिपुरा का क्षेत्र है, अलग से यहां दिखाना चाहता हूं, इसे त्रिपुरा का क्षेत्र है, त्रिपुरा। और ये मिजोरम का क्षेत्र इस तरह से है लोकेटेड, ये ऊपर वाला क्षेत्र त्रिपुरा, ये मिजोरम। अब ये स्थिति है, ध्यान से देखें, और यहां और डिटेल से बताने के लिए थोड़ी मैं जगह कर देता हूं, हाल तो इतनी जगह है नहीं मानचित्र में। और ये यहां से जाती है, तो पहले ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, ये त्रिपुरा है यानी भारत। तो जब बांग्लादेश से त्रिपुरा में जाती है तो ये त्रिपुरा में काटा यहां इस जगह, फिर त्रिपुरा से फिर बांग्लादेश में आ गई, फिर बांग्लादेश से बाहर निकली, फिर मिजोरम में, ये मिजोरम का क्षेत्र है। और मिजोरम के बाद में जो ये आउट हो गई है भारत से, तो ये म्यांमार है। अभी हमने म्यांमार पढ़ा था ना, 1643 किलोमीटर वाला क्षेत्र। तो एक बार ये, दूसरी बार ये, और तीसरी बार ये, ठीक। तो भारत को कर्क रेखा कितनी बार काट रही है, 3 बार। वहीं बांग्लादेश को 2 बार, एक ये और एक ये।
पूरे विश्व में 3 बार कर्क रेखा केवल भारत को ही काटती है पूरे विश्व में। अब इतनी बारीकी से अगर आप नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम का डिमांड है ना क्वेश्चनों की, तो आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। तो ये वाली बात ध्यान रखें, कर्क रेखा कितनी बार काटती है? 3 बार काटती है। ये नोट्स में लिखें। अब आगे देखते हैं। अब ये डायग्राम बन गया, इसका एक फायदा और उठा लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में है। ये अगरतला है। मिजोरम की राजधानी आइजोल भी कर्क रेखा के उत्तर में है। लेकिन अगर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और आइजोल में कंपेयर करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है वो आइजोल की तुलना में और उत्तर में है। ये थोड़े से निकट है। क्लियर है? अब यहीं से क्वेश्चन और क्या बन जाता है ये बताता हूं। देखो, ये पूर्वोत्तर का भारत है हमारा, नॉर्थ ईस्ट इतना भाग। पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं, 7 नहीं आते, 8 आते हैं। ठीक है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, यहाँ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इस जगह पड़ता है मेघालय, ये आसाम। नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से केवल 2 राज्यों में, त्रिपुरा और मिजोरम, से ही कर्क रेखा जाती है। अब कर्क रेखा को इतना पढ़ क्यों रहे हैं? नया बच्चा कई बार ऐसे सोचता है कि एक कर्क रेखा जा रही है तो जाने दो। अब क्या ये कोई दीवार है? कोई दीवार नहीं है, एक काल्पनिक चीज है, एक ग्लोबल यानी ग्लोब के रोटेशन द्वारा बनी हुई है। आपको दिखाई नहीं देगी, ये रोटेशन है। लेकिन इस चीज से अगर आप पढ़ते हैं तो इससे मौसम डिसाइड होता है, इससे आपके कटिबंध का निर्णय लिया जाता है, जलवायु प्रभावित होती है इन रेखाओं से। और किसी भी चीज की जलवायु बहुत जरूरी है जानना। तो खैर वो क्या क्या महत्व है कर्क रेखा का, आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं। ठीक, अब ये 7वां हो गया त्रिपुरा, जिसकी राजधानी हो गई अगरतला, और 8वां हो गया मिजोरम, जिसकी राजधानी हुई आइजोल। क्लियर है यहां पे? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं और ये बताता हूं। अगर आप इन 8 राज्यों को ट्रिक से याद करोगे कि 8 राज्यों के कर्क रेखा पे नाम बोलो, 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए कि निम्नलिखित राज्यों को, निम्नलिखित कर्क रेखा के राज्यों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाएं, और अगर नक्शा ना देखोगे आप, केवल ट्रिक से काम चल जाएगा, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका त्रिपुरा, इन राज्यों को कर्क रेखा के आधार पर पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाएं। तो यहां पे जो ट्रिक आप पढ़ रहे हैं वो ट्रिक फेल हो जाएगी। इसलिए ये डायग्राम बना है। भारत अपना है, पूरा विश्व अपना है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। तो फिर नक्शा बनाने में क्या संकोच? नक्शा बनाएंगे तो ये याद रहेगा। जब इस तरह से नक्शे में बनाओगे ना, तो एक बार दिमाग में आएगा ये क्या है, तो दिमाग कहेगा ये सिक्किम है, इसका क्या इतिहास है। तो 1975 तक आप संविधान को पढ़ डालेंगे और दिमाग से याद रखेंगे। तो कलम उठाएं और नक्शा आपने देखा, इसी लेक्चर में हमने हमारा ये 3री बार नक्शा बना है। ये कारण है भूगोल के याद होने का, और यही कारण है भूगोल के ना याद होने का। ये बनाओगे तो भूगोल दिमाग में, और नहीं बनेगा तो भूगोल से आप हाथ धो लेंगे। आगे देखते हैं। कर्क रेखा के राज्य कंप्लीट हो गए। चलिए, शहर यहां पे क्लियर हो गए। अब इन राज्यों को आप ध्यान से देखें
और एक क्वेश्चन अब यहां से हम आपसे कर रहे हैं। 8 राज्य हैं टोटल कर्क रेखा पर। पहले तो विविध के क्वेश्चन यहां आपको बता देता हूं मैं कि कर्क रेखा जो सबसे कम कर्क रेखा पर जो राज्य है, मतलब सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। सबसे कम तो राजस्थान, और सबसे अधिक कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। ये वाले एक तो फैक्ट है दोनों, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा है और राजस्थान में सबसे कम है। लगभग 27-28 किलोमीटर गुजरती है। आपको किलोमीटर याद नहीं रखने हैं, हर चीज का एक हिसाब है। आपको किलोमीटर याद रखना है, भारत का क्षेत्रफल याद रखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया का क्षेत्रफल है। मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर क्या होता है ये भी बता देता हूं, हो सकता है किसी को ना पता हो। तो 1 किलोमीटर इस तरह, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, इसे कहते हैं स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्र भारत का। क्लियर है यहां पे ये दो फैक्ट हमारे। अब आगे देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि 8 राज्यों में से, अब ये देखिए 1 2 3 और 4, अगरतला इस तरह से, रांची, गांधीनगर, गांधीनगर और रायपुर, ये 4 शहर हैं। इन 4 शहरों को उत्तर से या दक्षिण से उत्तर लगा लेते हैं, दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इस चैप्टर की जो अभी हमने पढ़ा बड़ा काम है। आपको पता होना चाहिए कि अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। रांची कर्क रेखा पर ही है, अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में है, गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में है और रायपुर दक्षिण में है किंतु बहुत दूर है। हो गया क्रम, अगरतला उत्तर में, रांची उसके कर्क रेखा पर, गांधीनगर उसके दक्षिण में और रायपुर और भी दक्षिण में, गांधीनगर के दक्षिण से उत्तर लगाएगा तो ये दक्षिण का से उत्तर का क्रम हो गया, रायपुर, गांधीनगर, रांची, अगरतला। और ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पीय रटने से नहीं होंगे, डायग्राम से होंगे। अब इन 8 राज्यों में से जयपुर, अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, आइजॉल, ये 3 शहर ऐसे हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है। ये अगरतला और आइजोल, जयपुर, अगरतला, आइजोल उत्तर में, और 4 शहर ऐसे हैं जो दक्षिण में हैं, गांधीनगर, ये बोलो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, रायपुर और कलकत्ता। ये गांधीनगर है, भोपाल है, रायपुर है, कलकत्ता है। रांची कर्क रेखा पर, ठीक। 8 राज्यों में से 4 की राजधानी दक्षिण में, 3 की राजधानी उत्तर में और 1 की कर्क रेखा पर। अब आगे चलते हैं। अब हम भारत के जो
अन्य तथ्य हैं भारत से संबंधित, उनको देखेंगे। जैसे क्या, ध्यान दो। देखिए, एक बार और बना लेते हैं। गुजरात, सरक्रिक, कच्छ की खाड़ी, काठियावाड़ प्रायद्वीप, खंबात की खाड़ी, दमन, बंबई, दक्षिण का प्रायद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, ये चिल्का झील, महानदी का डेल्टा, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तवांग का क्षेत्र, भूटान, सिक्किम, थार का विस्तार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पीओके, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल की तराई। क्लियर? अब ध्यान से सुने अगली चीज, ध्यान दो। ये हो गई, एक रेखा है यहां पर, और ये इस तरह से जाती है। इसे कहते हैं भारत की यामियोत्तर रेखा या भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, रटने की जरूरत नहीं है। देखो, भारत की मानक समय रेखा के भी 5 राज्यों की आपको टारगेट अखबार में ट्रिक मिल जाएगी, या बहुत से मैं आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बचाना चाहता हूं, क्योंकि जीएस की ट्रिक से आपको कुछ नहीं होगा, एग्जाम में ट्रिक नहीं जाती है। इन पर जो भारत की मानक समय रेखा है ना, इसका काम क्या है पहले ये सुने। ये भारत के लगभग बीचों बीच है, आधा भारत इधर है देशांतरीय स्थिति में और आधा भारत इधर है। और ये कर्क रेखा अगर मैं देखूं तो ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री क्यों है, उसका भी कारण है। 82.5 डिग्री कौन सा, पूर्वी देशांतर, ठीक। ये पूर्वी देशांतर हो गया आपका। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूर्वी देशांतर 82.5। अब एक चीज बताता हूं, 82.5 में एक तो 82 डिग्री है और एक आधा डिग्री है, दो चीजें हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट हुए तो 1 मिनट, और मिनट का साइन ये होता है, तो 1 मिनट में 1/4 डिग्री हुई। मेरे पास डिग्री कितनी है, 82। अब 82 गुणा 4, ठीक है। अब जब 82 गुणा 4 करोगे तो जो बन के आएंगे वो मिनट बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे, मिनट। अब जब 82 गुणा 4 करेंगे तो ये 328 आ जाएगा।
सीधा सीधा 8 चौक 32, 320 और 2 चौक 8। अब ये 328 क्या आए हैं तो आप कहेंगे मिनट। अब ये बताएं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से भाग करने पर ये तो 5 घंटे 28 मिनट आए। 5 घंटा 28 मिनट। अब आधा डिग्री और है हमारे पास में। अब आधा डिग्री में कितने मिनट हुए? 2 मिनट। क्योंकि आधा डिग्री में 2 मिनट कैसे हुए? 1 मिनट में आधा डिग्री होती है 1/4 डिग्री 25%। तो आधा डिग्री जो है हमारी, ये आधा डिग्री ये 2 मिनट के बराबर है, तो प्लस 2 मिनट इसमें। अब जब 2 मिनट और जोड़ दोगे इसमें तो यह आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। तो ये जो 5 घंटा 30 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है। और जब टाइम जोन पढ़ाएंगे तो 0 डिग्री किस तरह से निर्धारित हुई, पहले 0 डिग्री कहाँ थी, क्यों ब्रिटेन में स्थापित हुई, इसके पीछे क्या राजनीति रही, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो अभी के लिए ये चीज ध्यान में रखो आप। अब आगे देखते हैं। देखो, ये जो भारत की मानक समय रेखा है, इससे समय निर्धारित होता है। और जो समय निर्धारित होता है यहां पर इस जगह, ये मिर्जापुर में है वर्तमान में, जिसे हम इलाहाबाद का नैनी भी बोल देते हैं। बहुत से इलाहाबाद या प्रयागराज, इसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। इलाहाबाद एक कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इलाहाबाद का नैनी। लेकिन वर्तमान में ये मिर्जापुर से गुजरती है और मिर्जापुर से मानक समय हमारा लिया गया है। अब ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे ऊपर यहां पर इस जगह एक, ये उत्तर प्रदेश है। इनका क्रम भी है, ये उत्तर से दक्षिण का, नॉर्थ टू साउथ का क्रम। अब उत्तर प्रदेश के बाद में ये दूसरे स्थान पर आती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में आती है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद में ये चौथा स्थान यहां पर। अब ये इमेजिन करो तो यहां पर ये चिल्का झील वाला क्षेत्र है, ये वाला, और ये ओडिशा वाला क्षेत्र है, ओडिशा। और ये 5वें स्थान पर यहां पर, ये अगर आप देखो तो ये कृष्णा का और ये गोदावरी का डेल्टा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब यूपी में एंट्री करने से पहले ये आती कहां से है तो ये नेपाल है, और आंध्र प्रदेश में ये फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है आगे के लिए। श्रीलंका का इससे ही संबंध है भारत की मानक समय रेखा से, नेपाल का इसी से ही संबंध है, उसका समय निर्धारण इसी रेखा के द्वारा है। अब अगली चीज बताता हूं। इस रेखा पर 5 राज्य हैं। यहीं से अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कर्क रेखा जा रही थी। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब ये बताएं कि कर्क रेखा भारत की, और भारत की कर्क रेखा जो है, और ये हमारी मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में जो क्रॉस करेंगी, जैसे क्रॉस कर रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का उत्तर का जो क्षेत्र है, यहां से आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जहां ये क्रॉस करती हैं वहां एक जगह है, उस जगह का नाम है अंबिकापुर। ये वाला जो पॉइंट है अंबिकापुर। तो आपसे क्वेश्चन कर लेगा, और ये क्वेश्चन आया भी है कि भारत की मानक समय रेखा और भारत की कर्क रेखा
एक दूसरे को कहां क्रॉस करती हैं? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। तो ये नोट करके लिखने की चीज है। अब आगे देखते हैं। ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है जो की भी थू अभी पढ़ा था, और ये पश्चिमी क्षेत्र है। भारत के पूर्व से और पश्चिम में अगर मैं अंतर की बात करता हूं, ये भारत का पश्चिम है और ये भारत का पूर्व है। भारत के पूर्व से पश्चिम में अगर आप देशांतरीय अंतर निकालेंगे तो लगभग 30 डिग्री बैठता है देशांतरीय अंतर। ठीक है, और 30 डिग्री बराबर 120 मिनट होते हैं। अब 120 मिनट बोल दीजिए या 2 घंटे बोल दो। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से कई बार आया है, एसएससी में, जीडी के पेपर में भी पूछ लेता है, यूपी पुलिस में भी पूछ लेता है, और भी एग्जाम में आ जाता है कि भारत के पूर्व से पश्चिम के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। 2 घंटे का ही क्यों अंतर है? क्योंकि पूर्व से पश्चिम के देशांतरीय मान में लगभग 30 देशांतर का अंतर है, और 30 देशांतर बराबर होते हैं 120 मिनट के, और 120 मिनट मतलब 2 घंटा। ये वाली बात यहां से क्लियर है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं लास्ट में हम जो भारत के जोन हैं, राज्य हैं, उनको। जोन कह लीजिए या क्षेत्र कह लीजिए। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। इन 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 जगह बांटे गया है। कितनी जगह? 6, जिन्हें 6 जोन या क्षेत्र भी कहा गया है। अब ये 6 जोन कौन कौन से हैं, ये ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इससे आपको राज्य भी याद हो जाते हैं और भारत को किस हिसाब से पढ़ना है ये भी पता चलता है। ध्यान से देखें। देखिए, दिशाओं के आधार पर यह बांटा गया है। उत्तरी जोन, उत्तरी जोन, फिर पूर्वी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, पश्चिमी जोन, और दक्षिणी जोन, दक्षिणी जोन, मध्य जोन, और अंतिम है पूर्वोत्तर जोन, पूर्वोत्तर जोन। अब ये नाम ज्यादातर बच्चों ने सुन रखा होता है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर से कई बार क्वेश्चन आया है, तो जैसे पूर्वोत्तर है ना, ऐसी मध्य जोन है, ऐसी दक्षिणी जोन है। जैसे कहते हैं दक्षिण भारत के राज्य, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? क्या दक्षिण भारत में गोवा आता है? तो जोन के हिसाब से दक्षिण भारत में गोवा नहीं है, वो पश्चिमी जोन के अंतर्गत है। अब जैसे उत्तराखंड है, तो कौन से जोन में होगा उत्तराखंड? ऐसा लग रहा है ना उत्तरी जोन में होगा, नहीं, उत्तराखंड मध्य जोन में आता है। अब इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, उत्तरी जोन जो है हमारा, उसके बारे में जाने। उत्तरी जोन के अंतर्गत हमारे 2 क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश लिख रहा हूं पहले,
फिर लद्दाख, लद्दाख, दिल्ली, दिल्ली और चंडीगढ़, चंडीगढ़। 4 यूटी हैं ये, यानी केंद्र शासित प्रदेश। उत्तरी जोन में पंजाब, हिमाचल, हिमाचल, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूं राजस्थान, उत्तरी जोन में ही आता है। और इधर से जब आप देखोगे तो हरियाणा, हरियाणा। 4 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। टोटल 8 क्षेत्र हैं उत्तरी जोन में। अब पूर्वी जोन में कौन कौन आते हैं? तो पूर्वी जोन में हमारे बिहार पूर्वी जोन में, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा, ये आपका है ईस्ट जोन यानी कि पूर्वी जोन। पश्चिमी जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं ये देखो। पश्चिमी जोन के अंतर है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये हो गए राज्य। ये तो स्टेट है। अब ये यूटी है, दमन। अब दमन के ही अंदर अभी तुमने हाल ही में सुना होगा, इसमें दादर नागर भी आता है। दादर नागर वाला जो क्षेत्र है वो भी इसमें आता है। दक्षिणी जोन की बात करता हूं। अब दक्षिणी जोन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये हो गए राज्य, 5 राज्य। अब यूटी हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये दक्षिणी जोन है। मिडिल जोन में अपना आता है यूपी, अपना यूके उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये आपका मिडिल जोन है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। अब उत्तराखंड बहुत से पूछा जाएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड किस जोन में है, तो उत्तरी जोन लगा देंगे, जबकि उत्तराखंड जो है वो मध्य जोन में, मिडिल जोन में आता है। अब नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल से नीचे आओगे नागालैंड पड़ेगा। फिर मणिपुर, मणिपुर के नीचे होता है मिजोरम। फिर त्रिपुरा है, उसके बाद पड़ता है मेघालय, और सबसे बीच में बहुत अच्छा राज्य है हमारा असम। 8 राज्य हो गए आपके ये, 3 3 6 7 और 1 8। अब यहां से क्वेश्चन कैसे करेगा कि सबसे ज्यादा राज्य किस जोन में है, तो आप खुद बताएं किस जोन में आपको सबसे ज्यादा राज्य लग रहे हैं। तो यह 8 राज्य हैं। राज्यों की संख्या के आधार पर यह सबसे बड़ा जोन है। सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश किस जोन में है, तो देखो 4 केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी जोन में है। यहां पर कितने जोन ऐसे हैं जिनमें एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? पूर्वी जोन,
और मध्य जोन तथा पूर्वोत्तर जोन। ये 3 जोन ऐसे हैं जिनमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, और 3 ही जोन ऐसे हैं, दक्षिण जोन, पश्चिम जोन और उत्तरी जोन, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश है। पश्चिमी जोन में दमन है, दक्षिणी जोन में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, और उत्तरी जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ है। इस चार्ट को आप याद रखेंगे और इसी के आधार पर हम आगे के राज्य पढ़ेंगे, उनके बॉर्डर पढ़ेंगे, उनकी सीमा पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, फिर नोट्स बनाने में भी आपको दिक्कत होती है, तो इसे लाइक कर दें अच्छी लगी है तो वीडियो, और अपने बहुत प्रिय मित्र को इसे शेयर कर दें, वीडियो को अपनी फेसबुक पे शेयर कर दें, अपनी व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। और जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और कमेंट में आप लिख सकते हैं वंदे मातरम, जय हिंद सभी को।